कि उड़ते हुए परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, कि उड़ते हुए परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। उड़ते हुए परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वॉचिंग द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस। आज से क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत कर दी जा रही है। ये पूरे लेक्चर्स बिहार बोर्ड ओरिएंटेड हो गया, यानी कि इसमें जो भी सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो बिहार बोर्ड से रिलेट करवाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन दूसरे बोर्ड से नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो कंटिन्यू बने रहें, इसमें टोटल PYQ कवर किए जाएंगे और जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे कवर किए जाएंगे। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज आवर टाइम, अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर चलिए टोटल चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्लास 12 में कितने चैप्टर्स है और उसको कितने सेक्शन में बांटा गया। तो गाइस, पूरे क्लास 12 के फिजिक्स को टोटल 9 यूनिट में बांटा गया। कितने यूनिट में बांटा गया? 9 यूनिट। और यूनिट वाइज ही मार्क्स का कहीं ना कहीं सिलेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि यूनिट नंबर 1 है हमारा, चैप्टर 1 और 2 को कंसिडर करता है, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2 किस यूनिट में रखा गया? फर्स्ट यूनिट में। तो चैप्टर 1 है हमारा वैद्युत आवेश और क्षेत्र, और दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस दोनों यूनिट में जो जितने सारे पॉइंट्स होंगे सब को रिलेट कर रहे होंगी, है ना। जनरली इस दोनों चैप्टर्स में स्टैटिक चार्ज यानी स्थिर आवेश के बारे में चर्चा की। जब आवेश रुका हुआ होगा तो उनसे उत्पन्न होने वाली सारी क्रियाएं जो होगी, परिघटनाएं होंगी, उसमें उसको चैप्टर 1 और 2 में रखा गया। यूनिट 1 में कितने चैप्टर्स है? 2, है ना, 2 चैप्टर्स, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र और दूसरा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है। यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 3 को रखा गया। यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 3 को रखा गया, जो है हमारा विद्युत धारा। यूनिट 3 के बारे में बात करें तो यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और चैप्टर नंबर 5 हमारा चुंबकत्व एवं द्रव। फिर अगर यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करें तो यूनिट नंबर 4 में सिर्फ चैप्टर नंबर 6 को रखा गया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को। और सॉरी, यूनिट 4 में चैप्टर 6 और 7 को रखा गया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा को। ठीक है। चैप्टर यूनिट 5 के बारे में बात करें तो यूनिट 5 में चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग। फिर आते हैं हम अपने पार्ट 2 पर। ठीक ना। हमारा क्लास 12 का पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर है, जो टोटल 5 यूनिट में बांटा है, और पार्ट 2 को 4 यूनिट में बांटा गया। तो पार्ट 2 का जो पहला यूनिट है यूनिट नंबर 6, उसमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 9 में कौन है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, और चैप्टर नंबर 10 है तरंग प्रकाशिकी। जबकि अगला यूनिट हमारा यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। ठीक है। और यूनिट नंबर 8 में चैप्टर नंबर है 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 है हमारा परमाणु, और चैप्टर नंबर 13 है हमारा नाभिक। और 19 के बाद यूनिट 9 के बारे में बात करें तो यूनिट 9 में हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 14 यानी चैप्टर नंबर 14, जो है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तीय तथा सरल परिपथ। तो गाइस, सबसे पहले चैप्टर के शुरू करने से पहले आपको सारे चैप्टर्स का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ आखिर के हमारे टोटल चैप्टर्स कितने हैं, ताकि आपको ओवरव्यू मिलना शुरू हो जाए कि कौन कौन चैप्टर्स इस पूरे जर्नी यानी पूरे साल में हमको नज़र आने वाले। ठीक है। तो चैप्टर्स को पढ़ने से पहले पूरे चैप्टर्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि हाँ आखिर यूनिट 1 में कौन कौन चैप्टर, यूनिट 2 में कौन कौन चैप्टर है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो हमारे लिए इन यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 6 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना, क्योंकि यूनिट नंबर 1 और 3 को रिलेटेड टर्म्स है ना। तो यूनिट नंबर 1 अगर हमको सही से आ जाएगा, यूनिट नंबर 6 सही से आ जाएगा, तो कम से कम इसी 2 यूनिट से 30 से 40 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। और सबसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेकर, लेकिन मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 6 से लिए जाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ये जानकारी जो आपको ऑलरेडी पता होगा या फिर नहीं होगा तो अच्छी लगी होगी। फिर अब क्या करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज आवर टाइम, सो कंटिन्यू आवर न्यू जर्नी ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 के साथ। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 के टॉपिक से बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा होगा विद्युत आवेश, यानी सबसे पहले हम विद्युत आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम विद्युत आवेश के गुण के बारे में बात करेंगे कि आखिर विद्युत आवेश के गुण कौन कौन से गुणधर्म का ही पालन करता है। ठीक है।
अगला हमारा टॉपिक होगा चालक, कुचालक एवं अर्धचालक, यानी कि आवेश के प्रवाह के अनुसार कितनी तेजी से प्रवाह हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है या फिर कम हो रहा है। इस आधार पर आवेश सारी वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया, चालक, कुचालक और अर्धचालक, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आवेशन की कितनी विधियाँ होती है, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आवेशित करना तक क्या वो तरीका है, क्या हम उसको रगड़ के कर सकते हैं या फिर टच करा के कर सकते हैं या फिर दूर से रख कर भी कर सकते हैं। आवेशन की विधियाँ के बारे में बात करेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे आवेशन के प्रकार के बारे में, यानी कि किसी वस्तु को जब आवेशित कर रहे हैं तो उनमें कौन कौन से प्रकार देखने को मिल रहा है, क्या वो धन आवेशित हो रहे हैं या फिर ऋण आवेशित हो रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब धन आवेशित हो रहे हैं तो आवेश और उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन हो रहा है, ऋण आवेशित हो रहे हैं तो उसके द्रव्यमान और आवेश में क्या परिवर्तन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे कूलम के नियम पे। जैसे कूलम का नियम हो जाएगा, फिर हम लोग देख लेंगे बहुल आवेशीकरण विद्युत बल की गणना कैसे करेंगे। इसमें हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत भी इसी में देख रहे होंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद तुरंत हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे। ठीक, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी देख लेंगे ना, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने के बाद हम लोग विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेंगे। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव से जो उत्पन्न होने वाला बल आघूर्ण होगा, टॉर्क, उसको देख लेंगे, है ना। ठीक, उसके बाद हम फ्लक्स, उसी विद्युत फ्लक्स देखेंगे। फिर गॉस के नियम, फिर गॉस के नियम का अनुप्रयोग, और इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर 1 के जो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते जो है हमारा विद्युत आवेश, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो गाइज, नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, आवेश और उसके क्षेत्र से संबंधित बात की जा रही है इस चैप्टर में। अगर हम देखेंगे तो हमारा जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों एक ही यूनिट का पार्ट है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। अगर देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट जो है हमारा, यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और दूसरा है हमारा स्थिर विद्युत विभव और संधारिता, विभव एवं धारिता। ठीक है, चैप्टर्स के नाम में भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। और इस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी, है ना। तो भैया सबसे पहले ये बता दो कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है ना। तो स्थिर वैद्युतिकी, अब चूंकि फिजिक्स में पढ़ रहा है तो फिजिक्स की ही ब्रांच होगी, है ना। तो स्थिर वैद्युतिकी, अगर 2 टर्म बताते हैं आपको, है ना। यूनिट 1 हमारा स्थिर वैद्युतिकी है और यूनिट 2 और 3 है ना गतिज वैद्युतिकी है। कौन है? गतिज वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी और गतिज वैद्युतिकी क्या कहता है ना। अगर समझेंगे तो स्थिर वैद्युतिकी, है ना, स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युत मतलब आवेश से संबंधित कुछ बात हो रही है। तो यानी कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश, यानी कि जब आवेश स्थिर हो तो उससे जितनी सारी घटनाएं उत्पन्न होंगी, अगर उसके बारे में अध्ययन कर रहे होंगे तो फिजिक्स की क्या कहलाएंगी? स्थिर वैद्युतिकी कहलाएंगी। यानी इसका परिभाषा क्या होगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और उससे संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। एक बार फिर सुन लीजिए कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रुके आवेश और उससे संबंधित उत्पन्न होने वाली सारी परिघटनाओं या घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, तो एक और बात आप बता रहे थे, गतिज वैद्युतिकी। हाँ, तो दोस्तों हमारा जो यूनिट 2 शुरू हो जाता है और यूनिट 3 है ना, यूनिट 2, 3 है ना, ये जो है गतिज वैद्युतिकी है। कौन वैद्युतिकी है? गतिज वैद्युतिकी, है ना। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आवेश गति कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? अगर आवेश रुका है तो स्थिर वैद्युतिकी,
आवेश अगर गति कर रहा है तो गतिज वैद्युतिकी। इसमें जो आवेश होंगे, इसमें आवेश क्या होंगे, इसमें आवेश स्थिर होंगे। क्या होंगे, स्थिर होंगे। जब आवेश स्थिर होगा तो स्थिर वैद्युतिकी, गति कर रहा होगा तो गतिज वैद्युतिकी। ठीक है, तो जब आवेश को रोक के रखा जाएगा, जब आवेश को बांध कर रखा जाएगा तो सिर्फ अपने चारों तरफ एक ही क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। और जबकि गति करना शुरू हो जाएगा तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। तो इस दोनों को किस में रखा गया, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश और उससे संबंधित सारी घटनाओं का अध्ययन करते उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। वही अगर गतिज वैद्युतिकी के बारे में बात करें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेश और उससे उत्पन्न होने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन करते उसे गतिज वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में आवेश रुका रहेगा। क्या रहेगा, आवेश रुका हुआ रहेगा। जब आवेश रुका हुआ तो किन किन चीज़ों का सामना करना होगा, क्या क्या उससे उत्पन्न हो रही है, उस सारी घटना हम चैप्टर नंबर 1 में कवर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया जाए, फिर हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, इस जर्नी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आवेश के बारे में अगर समझा जाए तो आवेश के बारे में अगर सबसे पहले अगर देखें बताने वाले में, तो बहुत लोग आवेश के बारे में चर्चा विचर्चा किए थे, लेकिन इनमें से 2-3 लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, जिसमें से थेल्स ऑफ मिलेटस थे। थेल्स जो कि मिलेटस के थेल्स लोग थे, ठीक है, जो कि आज से तकरीबन 600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट वो क्या किए, एम्बर को किसी है ना कांच से रगड़े, एम्बर को सूती कपड़ा से रगड़े, अलग अलग चीज़ से रगड़ कर देखे तो उसमें उनको कहीं ना कहीं कुछ गुण नज़र आया। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि 2 वस्तु को जब भी रगड़ा जाता है तो कुछ ना कुछ चीज़ का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो उस समय के ज़माना में इसको माना गया कि ये लगभग सारे वस्तु में प्रेजेंट है। जो ट्रांसफ़र हो रहा था, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, अभी तक किसी को ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी जो थेल्स सब थे, है ना, वो इसको विट्रियस और रेजिनस नाम दिया था। यानी कि जो चार्ज का पार्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव को उस समय विट्रियस और रेजिनस नाम दिया जा रहा था। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे लोग इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किए, है ना। फिर आए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब अमेरिका मूल के निवासी थे, जिन्होंने कि अपने एक फेमस काइट एक्सपेरिमेंट, है ना, काइट एक्सपेरिमेंट मतलब एक पतंग उड़ाए, है ना, उसमें चाबी लटका कर उड़ाए, है ना, सूती रेशम कपड़ा से पूरा प्रिकॉशन के साथ, और उसमें से देखे कि आखिर जो बादल में गरज रहा है आखिर गरज क्यों रहा है ना। जो बादल चमक रहा था आसमान में उसको घर में चमकाना चाहते थे, और इसी प्रकार से मतलब इसी उद्देश्य से वो अपना क्या किए थे, फेमस काइट एक्सपेरिमेंट किए थे, पतंग प्रयोग। और जिसके बाद उन्होंने समझा कि आखिर कि जितने सारे पार्टिकल्स हैं उसमें जिस प्रकार से द्रव्यमान उपस्थित होता है उसी प्रकार से एक और गुण उपस्थित रहता है, जिसका नाम उन्होंने आवेश रखा। क्या रखा, चार्ज ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहना कि जिस प्रकार से दुनिया के सारे वस्तुओं में द्रव्यमान है उसी प्रकार से उसमें आवेश भी होगा। इस प्रकार से आवेश को भी द्रव्यमान की तरह प्रत्येक वस्तुओं का मूल कारण माना गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे रिसर्च शुरू हुआ। अगर बात किया जाए कि जो थेल्स सब था वो आवेश को 2 भाग में डिवाइड किया था, है ना। खींचने वाले को विट्रियस बोला गया था, है ना, धक्का देने वाले को रेजिनस बोला गया था, है ना। जो थेल्स सब थे आवेश को 2 भाग में बांटे थे, विट्रियस और रेजिनस, है ना। रेजिनस मतलब पॉजिटिव, विट्रियस मतलब नेगेटिव, अगर ऐसा समझा जाता। लेकिन फिर जब बात बेंजामिन फ्रैंकलिन की चल रही थी तो उन्होंने आवेश के नामकरण 2 भागों में किया, है ना। एक को धन आवेश नाम दिया, दूसरे को ऋण आवेश नाम दिया। तो इस कहानी में अगर देखा जाए तो मेन किरदार निभाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे, इसलिए आगे चैप्टर में जिस प्रकार से आएगा तो इनको ना स्थान दिया गया है आवेश के मात्रकों में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझा जाए कि आवेश क्या है, द्रव्यमान की तरह किसी वस्तु में उपस्थित वह सबसे मूल कण है। मूल कण मतलब सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है उसका। ठीक है, तो आवेश का परिभाषा भी उसी प्रकार से करता है। ठीक ना, अगर देखा जाए तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आवेश के बीच तो 2-3 बात नोटिस कर रहे थे कि अगर एक जैसा आवेश है तो एक दूसरे को धक्का दे रहा था,
है ना, एक प्रकृति वाला, प्रकृति है ना, अगर विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं तो एक दूसरे को खींच रहा था, है ना। कुछ और बात नोटिस किए कि अगर एक आवेश को रखा जा रहा था तो उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, है ना, फिर उसको गति कराया जा रहा था, उसके चारों तरफ कुछ क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। तो इन सारे अध्ययनों को देखते हुए आवेश का एक सुव्यवस्थित और बढ़िया परिभाषा क्या रखा गया कि आवेश सबसे पहले दुनिया के सारे वस्तु में उपस्थित है, तो आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक कण है चाहे मौलिक गुण है, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगी, आवेश, है ना, आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण है, किसी वस्तु का वह मूल गुण है जिसके कारण, ठीक ना। अगर बेसिकली बात किया जाए तो सबसे पहले आवेश के बारे में जब डिफाइन किया जा रहा था तो दो ही उसका मूल गुण नजर आया कि जो सहजातीय आवेश होते हैं, यानी एक जैसे आवेश एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, विजातीय आवेश एक दूसरे को खींच रहे थे, है ना। लेकिन फिर कुछ और प्रॉपर्टीज को देखा गया कि जब रुके हुए आवेश होते हैं वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, है ना। जब वही गतिशील आवेश होते हैं अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। लेकिन उसको जब त्वरित कर देंगे, यानी असमान चाल से जब फेंक देंगे, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न कर रहे थे। तो इस प्रकार से आवेश का परिभाषा को पूरा तरह से क्या बना दिया गया कि आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण है जिसके कारण वह, मतलब आवेश, है ना, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रभाव को उत्पन्न करता है, तरंग के प्रभाव को उत्पन्न करता है, प्रभाव को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आवेश का बेसिकली परिभाषा यही दिया गया, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो आवेश के बारे में अगर बेसिकली देखा जाए तो आवेश के बंटवारा को दो भागों में बांट दिया गया, मतलब आवेश को दो प्रकार में बांट दिया गया, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। अगर आवेश के प्रकार के बारे में देखें कि अगर इसका प्रकार क्या है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक नंबर वाला हमारा था पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, है ना। धन आवेश को पुराने जमाने में विट्रियस कहा जाता था, क्या कहा जाता था, विट्रियस, और इसको रेजिनस। तो बेसिकली इसका पुराना नामकरण था। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन के हाथ में आवेश वाला केस है तो इसको सुलझा दिए, बोले कि देखिए इसको आप विट्रियस, सिमरस और जो भी हो, ये सब नाम रखने से बढ़िया कि मेरा बात मानिए और इसको धन आवेश, ऋण आवेश कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक ना। अगर पूछा जाए कि आवेश को दो भागों में किन्होंने बांटा, धन आवेश और ऋण आवेश में, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही नाम ऊपर आना चाहिए और आएगा, ठीक ना। अब उसके बाद हम समझ चुके हैं बात कि आखिर आवेश क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान की तरह मौलिक गुण है जिसके कारण कुछ न कुछ प्रभाव को उत्पन्न करता है। अगर देखा जाए कि जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है गुरुत्वीय बल अनुभव करता है ना, उसी प्रकार जिसमें आवेश होगा वो चुंबकीय बल अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा? चुंबकीय बल। तो इसका परिभाषा अपने अलग अलग हिसाब से अलग अलग रूप में हो सकता है। इसका परिभाषा हम ये भी कर सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है, जब वह मौलिक गुण धर्म है जिसके कारण वो विद्युतीय बल अनुभव करता है तो उसे आवेश कहते हैं। जो विद्युतीय बल अनुभव करेगा वो आवेश हो जाएगा, है ना, और जो गुरुत्वीय बल अनुभव करेगा उसको द्रव्यमान कहेंगे, है ना। तो इस बात का छोटा छोटा बात ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो हमारा बेस्ट परिभाषा ये हो सकता है, ठीक है। आवेश को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। अब समझिए, है ना, अगर आवेश का परिभाषा देखा जाए तो आवेश की परिभाषा देख लिए। अगर आवेश का फॉर्मूला देखें तो आवेश बराबर होता है Q गुने टी। क्या होता है? आवेश बराबर Q गुने टी, है ना। आवेश बराबर जो होता है, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुने समय। तो आवेश का ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया कि आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय। अगर इसका संकेत देखा जाए, किसका संकेत? आवेश का, तो आवेश को या तो
बड़ा क्यू से इंडिकेट किया जाएगा चाहे छोटा क्यू से, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से इसे बड़ा क्यू छोटा क्यू दोनों से इंडिकेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसका अगर एसआई मात्रा के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, एसआई यूनिट। तो अगर एसआई यूनिट बात करें तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और समय का सेकंड। तो या तो हम इसको एम्पियर इंटू सेकेंड बोले या फिर इसको एक और नाम रखा गया कूलम, COULOMB, कूलम, जिसको बड़े वाला सी से इंडिकेट किया जाता है। तो एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड या फिर कूलम। और सीजीएस मात्रा के बारे में बात किया जाए, सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक इसका होता है स्टैट कूलम, क्या, स्टैट कूलम, स्टैट 80 मतलब कूलम, या इसको फ्रैंकलिन ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रैंकलिन, क्या बोला जाता है, फ्रैंकलिन, या फिर फ्रैंकलिन को ही दूसरे भाषा में ना इसका एक और नाम होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा कूलम। अगर सीजीएस मात्रा की बात करें तो या तो स्टैट कूलम होगा या फिर हम उसी को फ्रैंकलिन बोल दें या फिर उसी को क्या बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि ESU। ठीक है, तो आवेश से संबंधित बेसिक जानकारी हमको पता हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए बल के बारे में, अगर हम बल पढ़ रहे होंगे क्लास अगर 9th में पढ़े थे, तो हमको बल का एसआई मात्रक था न्यूटन और सीजीएस मात्रक था डाइन। तो उसमें संबंध पूछ रहा था कि इसका एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक किस रूप में संबंधित है। तो वहाँ देख रहे थे कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो क्या ये नहीं पूछेगा कि 1 कूलम बराबर कितने स्टैट कूलम चाहे कितने फ्रैंकलिन, पूछता है ना। तो अगर देखा जाए संबंध किसके किसके बीच में संबंध, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध, एसआई मात्रक एवं सीजीएस मात्रक में संबंध। ठीक है, तो भाई साहब एक बात समझ लीजिए कि 1 कूलम जो होता है 3 गुने 10 के पावर 9, या तो आप स्टैट कूलम कह दो तब भी सही है, या फिर फ्रैंकलिन को स्मॉल f से इंडिकेट किया जाता है, किससे ना, स्टैट कूलम कह दो, या फिर इसी को अगर आपको मन है तो लिख दीजिए कि 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन, या फिर इसी को मन है तो आप लिख दीजिए कि 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। ये सब एक ही नाम के पर्यायवाची शब्द है, फ्रैंकलिन, स्टैट कूलम और ESU सब एक ही है। ठीक है, तो एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध हम देख लिए कि 1 कूलम जो होता है वो 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और रिलेटेड पॉइंट समझ लेते हैं आवेश और उसके एसआई मात्रक से संबंधित। तो अगला मतलब आगे समझ लेते हैं कि आवेश से संबंधित कितने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कितने टॉपिक्स वैसे हैं जो कि एसआई मात्रक से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ अन्य मात्रक में आवेश क्या आ जाते हैं, सबसे बड़ा मात्रक पूछता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताइए। था आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। क्या होता है, फैराड, जिसको बड़ा एफ से सूचित करते हैं। तो भैया इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है कैपेसिटर जो कंडेंसर होता है उसमें आवेश को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अगर सबसे बड़ा आवेश के बारे में पूछ रहा है तो सबसे छोटा आवेश के मात्रक का भी के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे छोटा आवेश का मात्रक वही होता है फ्रैंकलिन, या फिर उसको स्टैट कूलम बोले चाहे ESU बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक ही बात है तीनों। तो सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैंकलिन बोलो या फिर स्टैट कूलम बोल दे या फिर हम ESU बोल दे। ठीक है, फिर अगर कुछ अलग कुछ और जो यूजफुल है जिसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल में होगा चाहे प्रश्न में आ रहे होंगे, वो कौन कौन है, तो सबसे उपयोगी मात्रक में मिली कूलम, कौन है, मिली कूलम। अगला है माइक्रो कूलम, तीसरा है नैनो कूलम। ठीक है, 1 मिली कूलम में 10 के पावर -3 कूलम होते हैं। कितने होते हैं, 1 मिली कूलम में 10 के पावर -3, 1 माइक्रो कूलम में 10 के पावर -6 कूलम, और 1 नैनो कूलम में 10 के पावर -9 कूलम। ठीक है, अब समझिए अगर सबसे बड़ा एसआई मात्रा के बारे में बात करें तो क्या था, फैराड। क्या था हमारा, फैराड। तो ये बार बार पूछता है कि भैया ये बता दो कि 1 फैराड में कितने कूलम होते हैं, है ना। तो 1 फैराड में होते हैं 96,500 कूलम। कितने कूलम, 96,500 कूलम। ठीक है, तो क्या अगर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मात्रक में कितना कूलम ये पूछा जा रहा है, यानी कि 1 फैराड में कितने कूलम,
तो क्या सबसे छोटा वाले मात्रक यानी एक फ्रैंकलिन में कितना कूलम है पूछा जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो देख लेते हैं, ठीक ना। हम देखे थे कि एक कूलम में कितना होता है स्ट्रेट कूलम, 3 × 10⁹ स्ट्रेट कूलम। स्ट्रेट कूलम को या हम फ्रैंकलिन बोले तब भी सही है, ESU बोले तब भी सही है, एक ही बात है ना, ठीक है। तो वैसे ही अगर एक स्ट्रेट कूलम हमको चाहिए तो इधर सब किस में है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अगर एक स्ट्रेट कूलम के बारे में बात करें तो इधर नीचे 10⁻+9 था, ऊपर जाएगा 10⁻−9 हो जाएगा, यानी एक स्ट्रेट कूलम में कितना हो जाएगा कूलम, 1/3 × 10⁻−9 कूलम। तो एक स्ट्रेट कूलम में कितने कूलम हो जाएंगे, 1/3 × 10⁻9 कूलम, 1/3 × 10⁻−9 कूलम, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा हम आवेश का परिभाषा देख लेते हैं कि आवेश बराबर क्या हो रहा था, विद्युत धारा गुने समय, SI मात्रक एम्पियर × सेकेंड, चाहे बड़ा वाला कूलम C है ना, CGS मात्रक स्ट्रेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन चाहे ESU है ना। अगर बीमा के बारे में बात किया जाए तो विद्युत धारा के लिए बीमीय सूत्र या तो A होता है चाहे I होता है, ठीक है, और समय के लिए T होता है, तो इसका बीमा या तो AT हो जाएगा या फिर IT हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कुछ जगह पर PYQ लिखा गया, इसका मतलब क्या है भैया, तो PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन पिछला साल पूछा जा चुका है उसमें PYQ लिख दिया गया। जैसे कि आवेश का बीमा भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है, मतलब लगभग पूछा ना, सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन बिहार बोर्ड ओरिएंटेड हमारा सिलेबस है तो हम बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आवेश के CGS मात्रक पूछा हुआ है ना। आवेश एक फैराड में कितने कूलम पूछा हुआ है ना। एक मिली कूलम में कितने कूलम पूछा हुआ है, एक कूलम में कितने स्ट्रेट कूलम पूछा हुआ है, और एक स्ट्रेट कूलम में कितने कूलम ये भी पूछा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके सिलेबस जो है, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस बनते हैं, टॉपिक से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। फिर हम लोग धीरे धीरे फिर अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, तब तक इसको एक बार नोट कर लीजिए। आगे देख लेते हैं हम लोग कि आखिर किसी परमाणु पर जब बात कर रहे होंगे तो कितने आवेशित कण देखने को मिलेंगे, है ना। देखिए आवेश बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, है ना। तो अगर देखा जाए कि परमाणविक कण, तो किसी परमाणु में 3 कण होते हैं। क्या कण होते हैं? 3 कण। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन हमारा, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा हमारा न्यूट्रॉन। कौन होता है? न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर ये तो हमारा कण हो गया, कण, ठीक है। अगर आवेश के बारे में बात करें, है ना, आवेश के बारे में बात करें तो इस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इस पर आवेश सेम होता है, इस माइनस में कंसिडर किया जाता है, सिर्फ प्लस में कंसिडर किया जाता है। और ये आवेशहीन कण होता है। क्या होता है? तो किसी परमाणु में भी देखेंगे तो आवेश 2 ही प्रकार के होंगे, प्लस वाला है माइनस वाला, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। चलिए अगर इस पर द्रव्यमान के बारे में बात करें, किसके बारे में? द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। एक और बात थोड़ा सा अगर हम जान लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना, कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता थे उनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था? खोजकर्ता। थे जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन कहीं कहीं, है ना। और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, सही है। तो इनके खोजकर्ता कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है।
तो इतनी जानकारी आपको होनी एकदम ज़रूरी थी, ठीक है। तो बात करें कि अब चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी वस्तु में जो आवेश होता है उसके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर। यानी हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर लिख दे तो गलत नहीं है, कि संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि किसी वस्तु से प्रोटॉन को हम कितना बाहर कर रहे हैं, कितना अंदर कर रहे हैं, उससे उसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके इलेक्ट्रॉन के कारण उसके आवेश पर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर सबसे छोटा आवेश कितना होगा, है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन को हम सिंबॉलिक रूप से ई लिखेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर, है ना, एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर उपस्थित सबसे न्यूनतम आवेश होगा, उपस्थित सबसे न्यूनतम आवेश होगा। यानी इससे कम आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित नहीं हो सकती है, सबसे न्यूनतम आवेश होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि हाँ जी, कि इलेक्ट्रॉन पर ही किसी वस्तु का आवेश निर्भर करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बस एक धोखा है और बस इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक ना। जैसे प्यार एक धोखा, उसी प्रकार से किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आवेश के रिगार्डिंग क्या है? धोखा है, जिसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी परमाणु में आवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आवेश और द्रव्यमान में अंतर, ठीक है। तो एक बार क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस आगे देख लेते हैं हम लोग विद्युत आवेश का गुण, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे द्रव्यमान और विद्युत आवेश में अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जानना शुरू करते हैं। अगर देखा जाए आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, है ना। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो पीछे नहीं बताया, अभी देखिए बताते हैं। सबसे पहला कि आवेश जो है अदिश राशि है, क्या है? यह अदिश राशि है, पहला प्रॉपर्टी। अदिश राशि यानी कि इसकी दिशा पर निर्भर ना, इसका परिमाण दिशा पर निर्भर नहीं करता। आवेश को किसी डायरेक्शन में घुमाइए, उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले आवेश क्या है? एक अदिश राशि है, पहला इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा गुण देखिए, है ना। अगर देखा जाए कि आवेश 2 प्रकार के, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, ठीक है। तो अगर एक जैसा आवेश होगा, एक जैसा आवेश का मतलब अगर प्लस हो जाए या फिर माइनस हो जाए, तो इसको बोलते हैं सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। एक जात के आवेश है ना। अब प्लस माइनस हो जाए या फिर माइनस प्लस हो जाए, इसको बोलेंगे विजातीय आवेश। क्या बोलेंगे? विजातीय आवेश। तो अब समझिए, जो एक जात के होते हैं, एक जात है ना, जैसे कि बैल एक ही जात के होता है, तो हमेशा एक दूसरे से लड़ने के चक्कर में होगा, है ना। जबकि बैल और गाय को देख लीजिए, और ठीक है ना, जो भी हो। तो उसी प्रकार से एक जैसा जो लोग होते हैं हमेशा एक दूसरे के विरोधी होते हैं, है ना। वो विद्यार्थी हो, है ना, नेता हो, नेता का विरोधी हो, नेता का एक्टर का विरोधी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमेशा अपने लेवल के जो बराबर होते हैं, एक कैटेगरी के लोग हमेशा एक दूसरे के विरोधी होते हैं। उसी प्रकार से प्लस हमेशा एक दूसरे का विरोध करेंगे, यानी विरोध करने का मतलब फिजिक्स में होता है धक्का देना। क्या करना? धक्का देना। तो वही लिखेंगे इसकी सजातीय आवेश। अगला प्रॉपर्टी, जातीय आवेश एक दूसरे को धक्का देना को प्रतिकर्षित बोलते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं, ठीक है भाई साहब।
यानी कि फिगर बना देंगे, प्लस प्लस होगा, धक्का दे रहा है, माइनस माइनस होगा, ये भी धक्का दे रहा है, माइनस प्लस होगा, एक दूसरे के पास जा रहा है, प्लस माइनस होगा, एक दूसरे के पास जा रहा है। ठीक है, आगे गुण समझा जाए। अगला गुण कहता है कि भाई साहब कि देखिए कि अगर आवेश को छोड़ दीजिएगा, अकेले स्थिर करके रोक के रख दीजिएगा, है ना, तो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? तो स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अगला गुण है हमारा कि स्थिर आवेश, है ना, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, है ना। गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। जबकि त्वरित आवेश, त्वरित मतलब होता है कि बहुत तेजी से रुक रुक के गति करना, असमान चाल से गति। जबकि त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, कॉमा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है एवं विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है माय लॉर्ड। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझने? देखिए जब आवेश को रोक के रखेंगे, जैसे देखिए आवेश को अगर हम अपनी नज़र से देखते हैं, आवेश को एक ना सबसे खतरनाक कटा कुत्ता की तरह समझते हैं कि जब कुत्ता को बांध कर रखेंगे तो उसका रस्सा जितना दूर है उतना ही दूर उसका क्षेत्र होगा। तो जब वो रुकल है तो उसके क्षेत्र में अब घुसिएगा, काट लेगा, पकड़ लेगा, नोच लेगा, है ना। तो जब रुकल है, बांध के रखें उसके, तो ओकर एगो क्षेत्र फिक्स होता है कि हाँ इतना ही दूर में वो आपको काट सकता है, कि उसके क्षेत्र में घुसिएगा, झपट लेगा। लेकिन जब उसको खोल दीजिए, है ना, जैसे कि जब तक वो बना है तब तक ना आप जाके मार ही सकते हैं कि इधर काटो, काट के दिखाओ। लेकिन खुल जाएगा तो कहाँ कहाँ काटेगा कोई ठीक नहीं है। तो खुल जाए तो जहाँ तक दौड़ेगा ओकर क्षेत्र वहाँ तक बढ़ते चल जाएगा। तो उसी प्रकार से होता है कि स्थिर आवेश को रखेंगे तो केवल अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, क्या विद्युत क्षेत्र, तो इसे गति किया विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लेकिन वही असमान चाल से गति करेगा, है ना, रुक रुक के स्पीड को इधर उधर करके, तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और एक नया तरंग उत्पन्न करता है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। यानी इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो ये बात लिख सकते हैं कि देखिए कि जब v बराबर 0 यानी स्थिर हो तो केवल विद्युत क्षेत्र को E लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? E। जब v 0 नहीं हो यानी कि कुछ ना कुछ हो, है ना, समरूप हो, क्या हो? समरूप, तो ये क्या होगा? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को 20 से इंडिकेट किया जाता है ना। और जब भी 0 नहीं हो और त्वरित हो, क्या हो? त्वरित हो, तो ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा एवं विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। तो उम्मीद है कि बात समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला समझिए, अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है? आसान आसान कुछ और प्रॉपर्टी है। सबसे पहले कहता है अगला प्रॉपर्टी कि दुनिया में किसी वस्तु पर देखेंगे तो आवेश संरक्षित होगा। क्या होगा? आवेश संरक्षित। आवेश ऊर्जा की तरह है, किसकी तरह है? ऊर्जा की तरह। ना इसको नष्ट किया जा सकता है और ना इसको उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है ना। तो लिखेंगे कि किसी विलगित निकाय में आवेश संरक्षित होता है। किसी विलगित निकाय में आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है? संरक्षित होता है। और इसको आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक ना। अर्थात यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। अर्थात यह
आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है कहा। अगला गुण कहता है इसका कि दुनिया में जितने सारे वस्तु होंगे, जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर इसका सबसे छोटा कण, मेरे पास कोई वस्तु है तो किसी वस्तु का छोटा कण क्या होगा, सबसे उसका अणु, जो सबसे छोटे छोटे अणु से मिलकर परमाणु ना, सब परमाणु से मिलकर अणु बना, अणु से मिलकर और वस्तु का निर्माण हुआ था। किसी वस्तु का सबसे छोटा कण क्या होता है, उसका परमाणु सबसे छोटा वाला पार्ट है ना। उसी प्रकार से अगर आवेश के संदर्भ में किसी वस्तु का बात करें तो दुनिया में सबसे किसी वस्तु पर सबसे छोटा आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। किसका आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो उसी रूप में जो आवेश का अगला जो गुण कहता है कि दुनिया में जितनी सारी वस्तु होंगी सब पर हम इलेक्ट्रॉन गिन सकते हैं, है ना, कि इस पर 4 गो इलेक्ट्रॉन है, पर 10,000 इलेक्ट्रॉन है, पर 20,000 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं होंगी उस सब पर जो कुल आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या में उससे उसके आवेश से गुना करने से मिल जाएगा, है ना। यानी अगला कहता है कि है ना, किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं उसके आवेश से प्राप्त होगा, उसके आवेश के गुणनफल से प्राप्त होगा, उसके आवेश के गुणनफल से प्राप्त होता है। अर्थात आवेश क्वांटमीकृत होता है, अर्थात आवेश क्वांटमीकृत होता है ना। क्वांटमीकृत मतलब कि उसको हम क्वांटम यानी छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो उसका सबसे छोटा पार्ट होगा इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। अभी थोड़ा देर पहले जो पीछे लिखवाए थे कि सबसे किसी वस्तु पर सबसे कम आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के। उसी आधार पर किसी वस्तु में जितने सारे आवेश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जय गो है और उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर देने से निकलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है, आवेश का क्वांटमीकरण। क्या बोला जाता है, आवेश का क्वांटमीकरण। तो ध्यान रखेंगे, ठीक ना। आगे आने वाले में हम आवेश का क्वांटमीकरण भी देखने वाले, ठीक है। फिर अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। योज्यता के नियम मतलब क्या है ना, आवेश, अच्छा, अर्थात आवेश क्वांटमीकृत होता है। इसका मतलब आवेश में अगर n गो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो जो कुल आवेश होगा Q बराबर Ne के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, Q बराबर Ne के। अगला होता है जो आवेश योज्यता है ना, योज्यता के नियम का पालन करता है, के नियम का पालन करता है। इसका मतलब है कि मान लेते मेरे पास कैसनो ऑब्जेक्ट है ना, इस पर 5 Q है, इधर -Q है, इधर 2Q है। तो इस पर कुल आवेश कैसे निकलेगा, सबको जोड़कर जो इस पर जो कुल आवेश है Q कैसे निकलेगा, 5Q प्लस -Q प्लस 2Q। यही कहता है कि किसी वस्तु पर अगर कुल आवेश आपको निकालना तो सबको जोड़िए, प्लस में तो प्लस करके जोड़िए, माइनस में तो माइनस करके जोड़िए, लेकिन आप सबको जोड़िए। इसका मतलब कि दुनिया में जितने सारे ऑब्जेक्ट होंगे सब पर कुल आवेश ऐसा ही जोड़ के निकाला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 में से 1 जाएगा तो 6Q। तो इस पर कुल आवेश कितना हो गया, 6Q आवेश हो गया। तो इसी नियम को योज्यता का नियम कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो 6 गो प्रॉपर्टी फिलहाल है, कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो फिलहाल कैंडी नोट इट डाउन, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अब इसका गुण देखते हैं। अगर देखा जाए कि अगर मान लेते हैं इस वस्तु का कुछ द्रव्यमान है ना, तो उसको अगर हम गति कराना शुरू करें, जैसे कि एक बच्चा को ऐसे उठाएंगे तो हमको थोड़ा सा भारी फील होगा, लेकिन इसे घुमाएंगे उसको तो क्या होगा, उसका वजन जो होता है द्रव्यमान कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता नहीं, वेग उसका बढ़ा देंगे तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। अगर उसको फेंक देंगे है ना,
अगर पलायन वेग से तो क्या होगा, धरती से बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। लेकिन आवेश के साथ ऐसा नहीं होता है। आवेश अगर 5 कूलम है ना, अगर इसको बांध कर अगर जितना हुमचियों के अगर घुमाएंगे ना तो इसका आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी वस्तु का आवेश उसके उस वस्तु के गति पर निर्भर नहीं करता है। तो इस नियम का कुछ नाम होना चाहिए। हाँ, इस नियम का नाम है अचरता का नियम। किसका नियम? अचरता का नियम। यानी इसका अगला प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि यह अचरता के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? अचरता के नियम का, है ना। यानी यह अचरता के नियम का पालन करता है। तो भैया अचरता का नियम क्या है? तो अचरता के नियम के अनुसार किसी वस्तु में उपस्थित आवेश उस वस्तु के गति पर निर्भर नहीं करता है, पालन करता है। ठीक है, यह अचरता के नियम का पालन करता है। तो टोटल हम लोग लगभग इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए। ठीक है, अब कुछ जो टॉपिक्स रिलेटेड है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। फिर आवेश का क्वांटमीकरण देख लेंगे, फिर आवेश का अचरता का सिद्धांत देख लेंगे, फिर आवेश की योज्यता देख लेंगे। ठीक है, समझिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत एग्जाम में पूछा हुआ है, PYQ लगा लीजिएगा तो बेस्ट है ना। फिर बस आगे, है ना। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर मान लेते इस पर 5 कूलम आवेश है तो इस पर का 5 कूलम आवेश को कभी हम नष्ट नहीं कर सकते। अगर इसमें 5 कूलम आवेश है और इसी वजह से दूसरा वस्तु अगर इसको आवेशहीन आवेशित वस्तु को सटाएंगे तो आवेश का इससे इसमें ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं कि एकरा में से आवेश नष्ट होने का कोई बात नहीं है। यानी कि किसी वस्तु में उपस्थित जो कुल आवेश होता है उसको नहीं तो हम उत्पन्न कर सकते और नहीं उसको नष्ट कर सकते। इसको चाहे तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी सिद्धांत का नाम क्या है? आवेश संरक्षण सिद्धांत, है ना। यानी कि लिख सकते हैं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश किसी, है ना, वस्तु की जगह पर अगर विलगित निकाय लिखे तो और बेस्ट है। किसी विलगित निकाय में उपस्थित कुल आवेश को उपस्थित कुल आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित तो दो प्रॉपर्टी को फिर समझ लेते हैं, तो जो डिटेल में जानना जरूरी था। सबसे पहले आवेश संरक्षण सिद्धांत और दूसरा आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो कहता है किसी विलगित निकाय, विलगित मतलब किसी भी आवेशित वस्तु का जो कुल आवेश होगा उसको हम नहीं उत्पन्न कर पाएंगे और नहीं नष्ट कर पाएंगे। अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसको केवल हम स्थानांतरित कर पाएंगे, उससे नष्ट और उत्पन्न नहीं कर सकते। वही परिभाषा है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित निकाय में उपस्थित कुल आवेश
को नहीं उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण सिद्धांत। जैसे कि अगर मान लेते इस वस्तु पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 प्लस क्यू चार्ज, 7 पॉजिटिव चार्ज है, जब इससे किसी दूसरे वस्तु को टच करवाए, स्पर्श करवाए, तो क्या हो, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ पॉजिटिव चार्ज जो था स्थानांतरित हो गया, नष्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि सटाने के बाद इसमें 3 और इसमें 3 बचा, ऐसा नहीं। इसमें टोटल अगर जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, 4 3 7 पॉजिटिव चार्ज पहले भी था और 4 3 7 पॉजिटिव चार्ज बाद में भी है। इसका मतलब कि आवेश सिर्फ स्थानांतरित हो रहा, नष्ट नहीं हो रहा है। इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है भैया, आगे देखो क्वेश्चन, जो अगला टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटमीकरण, अगले प्रॉपर्टी से लिया गया। आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि किसी वस्तु में जो कुल आवेश होगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसके आवेश के पूर्णांक गुणज होगा। जो Q होगा प्लस माइनस किसके बराबर होगा? N के। तो N क्या है भाई साहब? तो N यहाँ पर संख्या क्या, आखिर इलेक्ट्रॉन कई गो है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो संख्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास कितने मार्कर्स हैं, तो 1 और 2 है ना। अभी मेरे पास कितने मार्कर्स हैं? तो अभी 1 और 2 है। ऐसा नहीं कि आधा डेढ़ संख्या नहीं होता है ना। अभी कितने हैं मेरे पास? 0, मतलब कि कुछ नहीं है। माइनस में संख्या होता है? नहीं होता है। इसका मतलब जो n होगा सिर्फ धनात्मक पूर्णांक हो, क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक है ना। दशमलव में नहीं हो सकता, 4.2 नहीं हो सकता, माइनस में माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं हो सकता है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो जब भी संख्या होगा वह हमेशा पूर्णांक में होगा, धनात्मक होगा, दशमलव में नहीं होगा। जैसे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा था कि निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के लिए संभव नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, 4, 4.6, 10, 100। तो इसमें से कौन नहीं होना चाहिए? तो 4.6 है, दशमलव वाला संख्या है, वो कभी भी किसी वस्तु की संख्या हम दशमलव में काउंट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब भी संख्या होगा दशमलव में नहीं होगा, पूर्णांक के रूप में होगा। तो आवेश का क्वांटमीकरण उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो इसको नोट जरूर कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण देख लिए। आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है कि किसी वस्तु में जो कुल आवेश होंगे वो Q बराबर NE से निकाले जाएंगे। Q बराबर प्लस माइनस NE है ना, प्लस माइनस। जनरली Q बराबर NE हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है, कूलम आवेश हो तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, चाहे क्या होंगी, है ना। चलिए, संख्या से संबंधित बात है तो संख्या से अभी आवेश का क्वांटमीकरण सीखे। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या दिया भैया, गिवन दैट हमको आवेश, वस्तु का आवेश यानी Q दे दिया है, Q बराबर 1 कूलम। हमको निकालना क्या, N निकालना है, सही है। E का मान पता है आपको? पता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्या माइनस में लेंगे? नहीं लेंगे। कैलकुलेशन करने में हमेशा प्लस माइनस, आवेश का जब भी आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक ना। अब हमको इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, है ना। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है कि। हम क्या जानते हैं, Q बराबर NE। तो हमको N ही नहीं निकालना, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा E। यहाँ तक सही है। Q का मान 1 कूलम, तो लिख दे 1 C। और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो कूलम से कूलम कट गया, इसका मतलब कि जो संख्या का ऐसा ही मात्रक यही नहीं होता, तो सही है बात है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1.6, नीचे माइनस में ऊपर जाएगा था प्लस में हो जाएगा, प्लस के 19। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा, 10। तो अब मेरे पास कितना बच रहे हैं, 10/16 × 10⁻19। 16 में 10 से भाग कीजिए, दशमलव देंगे तो 100, 16 96, 4 0
16 दूनी 32, 8 फिर से 0, 16 पचे 80। तो कितना हो गया, n का मान 0.625 गुने 10 के पावर 19 संख्या। क्या इतना हो सकते हैं? तो चूंकि प्लस में ना, पावर प्लस में तो हो जाएंगे, कितना अरब खरब के करीब में होगा, तो इस संख्या हो सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे फिजिक्स में जब भी दशमलव वाला संख्या आ रहा होगा, 10 का पावर कुछ ना कुछ होगा, तो दशमलव हमेशा एक संख्या के बाद लिखा जाता है, फिजिक्स का रूल कहता है ना। तो क्या करेंगे कि हमेशा दशमलव को क्या करेंगे, एक संख्या के बाद लिखेंगे। तो n मेरे पास क्या आया है, 0.625 गुने 10 के पावर 19। अगर हमको एक 0 को इधर लाना तो 10 से गुना करना होगा, 10 से गुना किया तो 10 से क्या कर दे, भाग कर दे, ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। इस 10 से गुना करें 6 दशमलव कितना हो जाएगा, 25, और नीचे 10 के पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो 19 में से -1 हो जाएगा। तो यानी कि अगर किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6.25 गुने 10 के पावर +18, या PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक ना। तो एक HW में कर लीजिएगा कि यदि किसी वस्तु पर 5 कूलम चार्ज है, 5 कूलम आवेश हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले। ठीक है, तो इसको ट्राई करेंगे, कोशिश कीजिएगा। आसान आसान क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी, तो आगे देख लेते हैं। जो अगला प्रॉपर्टी था हमारा, तो अगले प्रॉपर्टी से कुछ प्रॉपर्टी का जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो देख लेते फिर से। अगला था बउआ आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता क्या कहता है, किसी आवेश की योज्यता के अनुसार किसी वस्तु की सतह पर जो कुल आवेश उपस्थित होंगे उस सभी यानी प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होंगे। जैसे कि इस पर देखो कि इस सतह पर कितना आवेश था, Q, 3Q, -2Q और +4Q। तो इस पर जो कुल आवेश होगा सबको जोड़ेंगे, है ना, बाकायदा प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। इसी को बोलते हैं आवेश की योज्यता, यानी कि जितनी आवेश होंगे सबको जोड़ कर लिखेंगे, प्लस वाले को प्लस के साथ, माइनस वाले को माइनस के साथ। ठीक है, अगला था आवेश की अचरता। आवेश की अचरता के अनुसार किसी वस्तु में उपस्थित आवेश उस वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता। नहीं 5 कूलम आवेश को यहाँ रखे, घुमा के रखे, कैसा गति करवाए, इसको अंतरिक्ष में भेज दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कि जितना आवेश विराम में होगा उतना आवेश गति में होगा। ठीक है, तो आवेश के गुण से संबंधित इतने टॉपिक्स को डिटेल में जानना ज़रूरी था। ठीक है, फिर हम आगे देख लेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में वो होगा आवेश और द्रव्यमान में अंतर। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।